नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अंतर्जात भू संचलन को कंप्लीट किया था और अंतर्जात भू संचलन से संबंधित जितनी भी बातें थी उन सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में अब हम लोग शुरू करेंगे बहिर्जनित भू संचलन के बारे में अथवा एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं, बहिर्जनित भू संचलन, एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट। आप लोगों को जब मैंने स्टार्टिंग में ही अर्थ मूवमेंट के बारे में बताया था तो दो तरह से हमने देखा था कि बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था कि बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर अगर अंदर की परतों से बल आ रहा है तो अंतर्जात भू संचलन, और अगर बल का उत्पन्न कहां से हो रहा है, बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न हो रहा है। तो जब कभी बाह्य कारकों के प्रभाव से बल उत्पन्न हो और कोई किसी भी तरह का संचलन हो तो हम उसे कहते हैं बहिर्जनित भू संचलन। तो हम कह सकते हैं कि बहिर्जनित भू संचलन का संबंध कहां से है, तो बहिर्जनित भू संचलन का संबंध है बाह्य कारकों के प्रभाव से लगने वाले बल से संबंधित है। तो ये संबंधित है बाह्य कारकों के प्रभाव से ठीक है, या बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण लगने वाले बल के साथ ये संबंधित है बहिर्जनित भू संचलन। बाह्य कारक में क्या हो सकते हैं, तो मौसम में परिवर्तन हो सकता है, तापमान बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है, वर्षा हो रही है, ओस पड़ रहे हैं, है ना, इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये सभी कारक जो हैं बाह्य कारक हो सकते हैं। पवन चल रही है, बहता हुआ जल है, ये सभी क्या कर रहे हैं, स्थल स्वरूपों की संरचना में परिवर्तन ला रहे हैं। अथवा हम कह सकते हैं जब कभी पृथ्वी की सतह पर बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण किसी भी प्रकार के संचलन की स्थिति होती है, स्थल स्वरूपों के विरूपण की स्थिति होती है, तो ये बहिर्जनित भू संचलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बहिर्जनित जो भू संचलन है, बहिर्जनित भू संचलन का संबंध डिन्यूडेशन की प्रक्रिया से है अथवा अनाच्छादन की प्रक्रिया से है। किसके साथ है, तो इसका संबंध है अनाच्छादन की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं डिन्यूडेशन प्रोसेस से संबंधित है, अनाच्छादन की प्रक्रिया से संबंधित है, डिन्यूडेशन से संबंधित है। दरअसल अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है, अनाच्छादन की प्रक्रिया एक अनाच्छादन जो है वो एक प्रकार की कॉमन प्रोसेस है। अनाच्छादन की प्रक्रिया एक कॉमन प्रोसेस है, हम कह सकते हैं एक प्रकार का संयुक्त प्रक्रम है। एक प्रकार का क्या है, तो ये है एक प्रकार का संयुक्त प्रक्रम, एक संयुक्त प्रक्रम है, एक कॉमन प्रोसेस है। इस संयुक्त प्रक्रम के अंतर्गत, इस कॉमन प्रोसेस के अंतर्गत तीन तरह की प्रक्रियाएं घटित होती हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन सी, तो एक है विघटन, एक सेकेंड, एक प्रोसेस होती है इसे कहते हैं अपक्षयण, वेदरिंग, अपक्षयण। दूसरी होती है अपर्दन, इरूजन, और तीसरी प्रक्रिया है इसे कहा जाता है बृहद क्षरण, मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग की प्रक्रिया। तो अनाच्छादन या डिन्यूडेशन एक प्रकार का संयुक्त प्रक्रम है, एक प्रकार का क्या है, तो आप कह सकते हैं कॉमन प्रोसेस है। और इस कॉमन प्रोसेस के अंतर्गत तीन तरह की प्रक्रियाएं घटित होती हैं। इसके अंतर्गत अपक्षयण, इसके अंतर्गत अपर्दन
और बृहच्छरण की प्रक्रियाएं घटित होती हैं। अब इन्हें अलग अलग समझने से पहले दो बातों को हम समझ लेते हैं। एक प्रोसेस होती है, इसे कहते हैं, एक है स्टैटिक प्रोसेस अथवा हम कहते हैं स्थैतिक क्रिया। स्थैतिक क्रिया होती है, इसे हम कहते हैं स्टैटिक प्रोसेस। दूसरी तरफ एक प्रक्रिया होती है, इसे कहा जाता है डायनेमिक प्रोसेस अथवा कहते हैं गत्यात्मक प्रक्रिया अथवा गत्यात्मक क्रिया कहते हैं। दो तरह की क्रियाएं हैं, एक क्रिया है जिसे हम कह रहे हैं स्थैतिक और एक प्रक्रिया है जिसे हम कह रहे हैं गत्यात्मक। मान लिया जाए कि यह कोई चट्टानी संरचना है, तो ये क्या है, कोई चट्टानी संरचना है अथवा चट्टान है। इस चट्टानी संरचना में मौसम आदि में परिवर्तन के कारण चट्टान धीरे धीरे टूट करके अवसादों में रूपांतरित हो रही है। यानी चट्टान क्या हो रही है, तापमान बढ़े, तापमान घटे, मौसम में परिवर्तन हो, मौसम में परिवर्तन हुआ, चट्टान मान लीजिए तापमान बढ़ा घटा, दरारें पड़ गई, दरारें पड़ी, ओस पड़ी और ओस की बूंदें इसके अंदर भर गई, फिर ओस पानी बन के बह जाएगा। वर्षों तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे। इस प्रक्रिया के लगातार चलते रहने से क्या होगा कि ये चट्टानें टूट टूट करके अब इस स्थान पर गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हम इन्हें कह सकते हैं अवसाद। तो ये हैं अवसाद, सेडिमेंट, सेडिमेंट हैं अथवा अवसाद हैं। तो जब कभी किसी स्थान विशेष में चट्टानों की मूल संरचना में परिवर्तन हो और चट्टानें अवसादों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, उसी स्थान पर जहां पर मेन चट्टान है, मुख्य चट्टान है, मूलभूत चट्टान है, वहीं पर टूट के गिर करके वहीं पड़ी हुई है, तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्थैतिक क्रिया, स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है, स्थैतिक क्रिया कहलाती है। दूसरी तरफ मान लीजिए ऐसा मानते हैं कि वर्षा हो जा रही है, अब इस क्षेत्र में वर्षा हो गई और वर्षा होने के कारण वर्षा का जल है, तो यहां पर हुई वर्षा और वर्षा का जल बह रहा है, और वर्षा के बहते हुए जल ने क्या किया, तो वर्षा के बहते हुए जल ने इन अवसादों को, इन सेडिमेंट्स को इस स्थान से जहां पर ये टूट करके इकट्ठा हुए थे, यहां से ले जाके कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दे। तो इस स्थान से ये अवसाद कहीं अन्यत्र क्षेत्रों में चले जाएं। तो जब कभी क्या हो, बहता हुआ जल झरना हो सकता है, नदी हो सकता है, नाला हो सकती है, बहते हुए जल के प्रभाव से बहती हुई हवा भी हो सकती है। मान लीजिए यहां पर धूल के कण पड़े हुए हैं, इनके कण पड़े हुए हैं, हवा बहुत तेज से भई, उसने यहां से कुछ अवसादों को उड़ा करके अपने साथ लेकर के चली गई। बहती हुई हिमखंड हो सकते हैं, जिसे हिमनद कहा जाता है। तो बहती हुई पवन, बहती हुई वायु का क्षैतिज प्रवाह है, जिसे हम पवन कह सकते हैं। जल का क्षैतिज प्रवाह या जल का प्रवाह, बहते हुए हिमखंड जिसे हम हिमनद कहते हैं। इन हिमनदों के प्रभाव से भी अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण के क्रम में जब ये स्थानांतरित हो रहे हैं, तब इनमें टूटने की प्रक्रिया हो सकती है, टूट सकते हैं। जल के साथ कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे, इनके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। इस प्रक्रम में भी तो ये अवसादों के रूप में अंततः परिवर्तित होंगे। तो जब ये गति करते हुए इनमें क्या हो, टूटने की प्रक्रिया हो, तो इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है क्या, गत्यात्मक क्रिया अथवा डायनेमिक एक्शन। तो डायनेमिक एक्शन या डायनेमिक प्रोसेस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अवसादों का नदी, पवन, हिमनद आदि के साथ स्थानांतरण के क्रम में रूपांतरण की प्रक्रिया, इनमें पुनः रूपांतरण हो रहा है, पुनः परिवर्तन हो रहा है, पुनः टूट फूट हो रही है, विघटन वियोजन हो रहा है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है, पुनः टूटने फूटने, विघटन वियोजित, विघटित होने की, वियोजित होने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया कहलाती है क्या, तो यही प्रक्रिया कहलाती है गत्यात्मक प्रक्रिया, डायनेमिक एक्शन। ठीक है,
तो दो तरह की हमने प्रोसेस समझ ली, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक एक्शन। अब दो बातें और समझ लेते हैं, फिर हम टॉपिक में आएंगे। आप लोग जानते होंगे एक प्रक्रिया के बारे में, डीकंपोजिशन। जिसे कहते हैं विघटन, और एक प्रोसेस होती है इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, इसे कहा जाता है वियोजन। ये दो प्रोसेस होती हैं, आप जानते होंगे, सामान्य सी बात है कि विघटन क्या है और वियोजन क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि विघटन की प्रक्रिया क्या होती है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं कहूं कि विघटन का मतलब होता है सड़ने गलने की प्रक्रिया, सड़ना गलना। तो सड़ने गलने की प्रक्रिया, जब भी कभी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, सड़ने गलने की प्रक्रिया हो रही होती है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दरअसल केमिकल चेंज हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया हो रही है। तो विघटन का मतलब हो रहा है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया। क्या है ये है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। क्या है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी तरफ है डिसइंटीग्रेशन, वियोजन। डिसइंटीग्रेशन को अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो ये क्या है, ये है भौतिक प्रक्रिया, एक प्रकार की टूटने फूटने की प्रक्रिया। तो सरल शब्द में हम क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं क्या, इसे कह सकते हैं टूटना फूटना। ये है क्या दरअसल, ये है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है। क्या कह रहे हैं हम इसे, हम कह रहे हैं फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो विघटन का मतलब ध्यान रहेगा हमको, विघटन का जब भी बात होगी, विघटन की बात होगी तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि केमिकल चेंज की बात हो रही है, रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है। और जब भी कभी वियोजन की बात आएगी तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, इसका मतलब है कुछ हो ना हो, फिजिकल चेंज की बात हो रही है, टूटने फूटने की प्रक्रिया की बात की जा रही है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है अपक्षयण। हमने देखा कि बहिर्जनित जो भू संचलन है, इस बहिर्जनित भू संचलन का संबंध है अनाच्छादन की प्रक्रिया से। और अनाच्छादन की प्रक्रिया क्या है, तो अनाच्छादन एक प्रकार का संयुक्त प्रक्रम है, एक प्रकार की कॉमन प्रोसेस है। और कैसी कॉमन प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत अपक्षयण, अपरदन और बृहच्छरण जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो अगर अनाच्छादन के बारे में लिखने के लिए पूछे तो क्या लिख सकते हैं कि अनाच्छादन बहिर्जनित भू संचलन से संबंधित एक प्रकार का संयुक्त प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत अपक्षयण, अपरदन और बृहच्छरण जैसी घटनाएं घटित होती हैं। अब हम देखते हैं अपक्षयण के बारे में, समझते हैं इसको डिटेल में कि अपक्षयण है क्या। देखिए अपक्षयण अथवा वेदरिंग की बात कर रहे हैं। तो कोई चट्टान है, कोई चट्टानी संरचना है, और ये चट्टानी संरचना क्या हो रही है, मैं कहूं अपक्षयण है एक प्रकार की स्थैतिक क्रिया। अगर मैं यहां पर लिखूं क्या, ये है एक प्रकार की स्थैतिक क्रिया, तो आपको आगे की सारी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब हो ना हो, अपक्षयण का मतलब होगा कि अब उसी स्थान पर चट्टानें टूट टूट करके अवसादों में रूपांतरित हो रही होंगी। तो अपक्षयण के कारण क्या हुआ, ये चट्टानों में क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन आदि के प्रभाव के कारण क्या हो रहा है,
ये चट्टानें टूट रही हैं और अवसादों का निर्माण हो रहा है। ये बन रहे हैं क्या? अवसाद, सेडिमेंट्स बन रहे हैं। और ये अवसाद कैसे बनते हैं? अगर मान लीजिए जाए कि कोई चट्टान है, तो ये चट्टान जब टूटती है तो चट्टान बनती है, बोल्डर का रूप धारण करती है। हम कह सकते हैं चट्टान गोलास्म का रूप धारण कर लेती है। चट्टान गोलास्म का रूप धारण करती है, बोल्डर का रूप धारण करती है। गोलास्म जब टूटता है तो गोलास्म टूटता है तो बजरी बनता है। ठीक, ग्रेवल के रूप में आती है। बोल्डर टूटेगा तो ग्रेवल बनेगा, बजरी टूटती है तो रेत बनेगा, रेत बनता है। फिर सैंड के बाद सिल्ट, सिल्ट के बाद चीका, चीका के बाद गाद, और फिर क्ले के बाद अंत में जाकर के मृदा का विकास होता है। तो इस प्रक्रम के तहत कोई एक चट्टानी संरचना है, टूटते टूटते अंततः जाकर के मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस सब चट्टानी संरचना में भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के कारण यानी विघटन और वियोजन की प्रक्रिया होने के कारण क्या हो रहा है? तो अंततः जाकर के वो चट्टानी संरचना मृदा के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। तो अवसाद अंततः किसके रूप में परिवर्तित हो गए? मृदा का रूप धारण कर लिए, मृदा के रूप में अवसादीकरण हो गया। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अपक्षयण जो है, वेदरिंग है, एक प्रकार की स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक क्रिया है, इसका मतलब क्या है? तो आप कह सकते हैं स्थान विशेष में, स्थान विशेष में क्या हो रहा है? मौसम आदि में परिवर्तन, परिवर्तन के कारण चट्टान से अंततः मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपक्षयण कुल मिलाकर के है एक प्रकार की स्थैतिक क्रिया, और चट्टानों को अंततः अवसादों के रूप में टूटते हैं, और ये अवसाद ही क्या हैं? हम कह सकते हैं ये अवसाद धीरे 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 करते हुए मृदा का रूप धारण कर लेते हैं। मौसम आदि में परिवर्तन के कारण चट्टान में विघटन वियोजन से, भौतिक रासायनिक परिवर्तन से, तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि चट्टान में क्या है? तो हम कह सकते हैं विघटन वियोजन से चट्टान से अंततः मृदा का विकास होता है। तो इस स्थान पर हम एक बात जोड़ सकते हैं किससे? कि चट्टान की मूल संरचना में, चट्टान की मूल संरचना में विघटन व वियोजन से क्या हो रहा है? चट्टान से अंततः या वियोजन के कारण, विघटन और वियोजन के कारण चट्टान से अंततः मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो स्थैतिक प्रक्रिया है। अपक्षयण के बारे में कहा जाए तो आप कहेंगे अपक्षयण एक प्रकार की स्थैतिक प्रक्रिया है या स्थैतिक प्रक्रम है, जिस प्रक्रम के अंतर्गत मौसम आदि में परिवर्तन के कारण चट्टान अथवा मूल सेल में भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन अथवा विघटन और वियोजन के कारण अंततः मृदा का विकास होता है। यही प्रक्रिया कहलाती है क्या? अपक्षयण की प्रक्रिया अथवा वेदरिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, अब दूसरी बात को डिस्कस करते हैं। दूसरा है इरोजन। दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट को कहा जाता है क्या? इरोजन अथवा अपरदन। अपरदन है, इरोजन है। ठीक है, अब अपरदन के बारे में समझते हैं कि अपरदन है क्या। तो मैं कहूं कि अपरदन है एक प्रकार की क्या? तो आप कह सकते हैं ये है गत्यात्मक क्रिया है।
तो अपर्दन है एक गत्यात्मक क्रिया। गत्यात्मक क्रिया है तो हो ना हो इसे लेकर के कोई ना कोई जा रहा होगा अवसादों को। तो चट्टानें हैं, टूटी और अवसाद बन गए, तो टूट करके क्या बन गए, अवसाद बन गए। टूट के यहीं पड़े हैं तो अपक्षयण हो गया। लेकिन अगर ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो गए, यहां पहुंच गए, तब ये हुआ अपर्दन। लेकिन इसे लेकर के कौन गया, जो फैक्टर इसे लेकर के गए उसे कहा जाता है अपर्दन के कारक। तो ये है अपर्दन का कारक, इरूजन फैक्टर। इरूजन फैक्टर यानी अपर्दन के कारक, ऐसे कारक जो क्या कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं या स्थानांतरण का कार्य कर रहे हैं। नदी हो सकते हैं, जैसे कि नदी, जैसे कि पवन, जैसे कि हिमनद, कुछ भी हो सकता है। नदी, झरना, नाला, पवन, हिमनद, कुछ भी हो सकते हैं। ये अपर्दन के कारकों का कार्य करेंगे। जा रहे हैं अवसाद, तो जाने के क्रम में भी तो उनमें विघटन वियोजन होगा। पानी में घुल करके सेडिमेंट जा रहे हैं तो पानी में रासायनिक क्रियाएं भी होंगी, और रासायनिक क्रियाओं के साथ साथ क्या है, सेडिमेंट आपस में टकराएंगे तो टूटेंगे। तो दोनों भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, विघटन वियोजन की क्रिया हो रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अपर्दन है गत्यात्मक क्रिया। और हो क्यों रही है, हो रही है अपर्दन के कारक के कारण, नहीं तो नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अपर्दन गत्यात्मक क्रिया है। ये अपर्दन के कारकों के प्रभाव से क्या हो रहा है, अवसादों का स्थानांतरण, अवसादों का स्थानांतरण। और इस स्थानांतरण के क्रम में क्या हुआ, विघटन व वियोजन। तो इसमें हुआ विघटन व वियोजन। यह प्रक्रिया कहलाती है अपर्दन की प्रक्रिया। अंत में तो जाकर के मृदा ही बनना है, तो विघटन वियोजन होगा, अंत में जाकर के क्या बनेगी, मृदा ही बनेगी। तो अंत क्या है, अंत मिट्टी है, सबका अंत मिट्टी है, तो यहां भी अंत क्या है, मृदा है। तो हम कह सकते हैं अपर्दन क्या है, तो आप कहेंगे अपर्दन या इरूजन। क्या है इरूजन, तो अपर्दन है एक प्रकार की गत्यात्मक क्रिया जिसका संबंध अपर्दन के कारकों के प्रभाव से होता है। अपर्दन के कारकों के प्रभाव के कारण अवसादों के स्थानांतरण के समय विघटन और वियोजन से अंततः मृदा का विकास होता है। यही हम बातें लिख लेंगे परिभाषा में, इसकी अपर्दन की बात हो गई। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है मास वेस्टिंग, जिसे हम कहते हैं बृहद क्षरण की प्रक्रिया। तो थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है बृहद क्षरण की प्रक्रिया। बृहद क्षरण की प्रक्रिया। मास वेस्टिंग की बात करते हैं। देखिए मास वेस्टिंग क्या है। बृहद क्षरण जो है, बृहद क्षरण भी दरअसल एक गत्यात्मक क्रिया ही है। तो मास वेस्टिंग भी दरअसल ये एक प्रकार की गत्यात्मक क्रिया ही है। लेकिन ध्यान यहां रखना है कि मास वेस्टिंग में अपर्दन के कारकों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अपर्दन भी तो गत्यात्मक क्रिया थी, लेकिन अपर्दन तब कह रहे थे जब अपर्दन के कारक प्रभावशाली हों। लेकिन यहां पर अपर्दन के कारकों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो आप कहेंगे सर अगर अपर्दन के कारक नहीं है
तो फिर अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे? तो जाते हैं। अवसादों को लेकर के जाने वाला कारक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर प्रभावशाली होता है। क्या बात कह रहे हैं? यह है एक गत्यात्मक क्रिया, और यहां पर क्या है? तो हम कहेंगे अपरदन के कारकों की अनुपस्थिति। अपरदन के कारकों की अनुपस्थिति होती है, अपरदन के कारक नहीं होते हैं। अपरदन के कारकों की अनुपस्थिति में लेकिन प्रभावशाली कौन हो? तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या हो? अवसादों का स्थानांतरण और उनमें क्या हो? विघटन व वियोजन। ये प्रोसेस होनी चाहिए। देखते हैं कैसे होगी सारी प्रोसेस, क्या क्या हो। पहली बात तो है गत्यात्मक क्रिया। गत्यात्मक क्रिया है लेकिन अपरदन के कारक नहीं होने चाहिए। तो होना कौन चाहिए? गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसादों का स्थानांतरण हो और अंत में जाकर के क्या हो जाए? विघटन वियोजन हो जाए। तो भौतिक तो हम कहेंगे इसको मास वेस्टिंग की प्रक्रिया। जैसे मान लेते हैं कि यह है कोई पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में अवसाद रखे हुए हैं, या हम कह सकते हैं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत के शिखर के पास क्या है? तो ऊंचे पर्वतों के पास शिखर के पास क्या है? तो हम कह सकते हैं चट्टानी संरचना है। चट्टानी संरचना जब तक अपने आप को बैलेंस करके रखी हुई है तब तक तो वहां पर रुकी हुई है, लेकिन लगातार गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तो प्रभावशाली है ही, गुरुत्वाकर्षण बल इसे लगातार अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन चट्टान ने अभी अपने आप को बैलेंस कर रखा है। अब इस स्थान पर अपरदन की क्रिया हुई, मान लिया जाए कि अपरदन अपक्षयण की क्रिया हो जाए। अपक्षयण की क्रिया हुई तो चट्टानें धीरे धीरे टूट करके गिर गईं, चट्टानों के अवशेष टूट करके गिरने लगे। कोई अपरदन का कारक प्रभावशाली हो जाए, या कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा फैक्टर प्रभावशाली हो जाए जिसके कारण ये चट्टानी संरचना अपना बैलेंस खो दे। जब ये अपना बैलेंस खो देगी तो बैलेंस जैसे ही खोएगी तो अब ये चट्टानी संरचना नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाएगी, और जब ये नीचे की ओर स्थानांतरित होगी तो नीचे की ओर स्थानांतरित क्यों हो रही है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे खींच लिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये खींच करके नीचे की ओर आ गई। ऐसी स्थिति में इस चट्टानी संरचना में जब नीचे की ओर आएगी तो नीचे स्थानांतरण के क्रम में कुछ ना कुछ विघटन वियोजन जैसी क्रियाएं होंगी। चट्टानें एक दूसरे से टकराएंगी, टकराने के क्रम में टूटेंगी, टूट फूट होगी। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है मास वेस्टिंग की प्रक्रिया अथवा बृहद क्षरण की प्रक्रिया। तो बृहद क्षरण की प्रक्रिया कह सकते हैं हम क्या कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बृहद क्षरण की प्रक्रिया भी एक प्रकार की गत्यात्मक क्रिया है, लेकिन इसके लिए अपरदन के कारकों का होना आवश्यक नहीं है। जब कभी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से अवसादों का स्थानांतरण होता है और अवसादों के स्थानांतरण के क्रम में विघटन वियोजन की जैसी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, तब इस प्रक्रिया को मास वेस्टिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। अब मास वेस्टिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत दो तीन चीजें आती हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये चट्टान है और ये चट्टान नीचे की ओर स्थानांतरित हो रही है और ये लुढ़कते हुए नीचे की ओर स्थानांतरित हो। जब ये चट्टान क्या हो? लुढ़कते हुए नीचे की ओर स्थानांतरित हो, इसे कहते हैं स्लंपिंग। तो इसे कहा जाता है स्लंपिंग। ठीक, मान लेते हैं कि कोई पर्वतीय क्षेत्र है और ये
तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है और ये ऐसा क्षेत्र है कि इसका एक ढाल तीव्र है। कल मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ऐसा हो सकता है, कई बार एक ढाल क्षैतिज तल के लंबवत होते हैं। तीव्र ढाल का क्षेत्र है, यहां पर कोई रॉक स्ट्रक्चर है, कोई यहां पर चट्टानी संरचना है और ये चट्टानी संरचना इस तीव्र ढाल वाले क्षेत्र से सीधे गिर करके नीचे आ गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा, चट्टान सीधे गिर करके नीचे आ गई, इसे बोलते हैं रॉक फॉल, रॉक फॉल बोलते हैं। तो रॉक फॉल क्या है, बृहच्छरण का एक पार्ट है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार के बृहच्छरण की प्रक्रिया है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से चट्टानी संरचनाएं सीधे खड़े ढाल का अनुसरण करके नीचे की ओर गिर जाती हैं, रॉक फॉल की प्रक्रिया कहलाती है। कोई पर्वतीय क्षेत्र है, मान लिए कि हम किसी पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचे क्षेत्रों में, पर्वत के ऊंचे क्षेत्रों में क्या है, तो इस स्थान पर बहुत सारा सेडिमेंट है, बहुत सारा अवसाद है, लेकिन इस अवसाद ने क्या किया हुआ है, खुद को संगठित करके रखा हुआ है, संगठित करके रखा हुआ है। अवसादों का भी संगठन बिगड़ा नहीं है, अवसाद है लेकिन अवसाद ने बैलेंस को प्राप्त किया हुआ है, संगठन संगठित है। लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण क्या हो कि इस स्थान पर पानी आकर के जमा हो जाए, तो जल क्या है यहां पर है जल, और जल के साथ साथ में है मलबा। मलबा का मतलब क्या है, पानी है और पानी के साथ साथ में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, अन्य संरचनाएं, ये सब कुछ मिलाकर के मलबा बनाती हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में मलबा इकट्ठा हो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में। अच्छा, नीचे तो आप जान रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ताक में बैठा हुआ है खींचने के लिए। जैसे ही इसने अपने बैलेंस को खो दिया, गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे अपनी ओर नीचे की ओर खींच लिया। अब ये संपूर्ण मलबा, या मैं ये कहूं कि संपूर्ण जल और मलबा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से नीचे घाटी के क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। यही प्रक्रिया कहलाती है भूस्खलन की प्रक्रिया, भूस्खलन की प्रक्रिया, लैंडस्लाइड की प्रोसेस। तो भूस्खलन की प्रक्रिया एक प्रकार के बृहच्छरण की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से जल और मलबा का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण घाटी के क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण होता है, तो भूस्खलन की प्रक्रिया कहलाती है। मुख्य परीक्षा में यहां से अच्छा प्रश्न सवाल बनता है, ध्यान रहे, क्योंकि अभी यहां पर डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि पीटी में बस यहीं तक, पीटी में सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं, लेकिन मेंस में यहां से सवाल बनता है कि भूस्खलन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। हिमालयन पर्वतीय क्षेत्रों में भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की तुलना में अधिक अथवा अत्यधिक भूस्खलन की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, कारण सहित वर्णन करें। इस तरह के सवाल बनते हैं, वहां मेंस की क्लास में इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। कुल मिलाकर के यहां पर ध्यान रखना है जो पीटी के लिए बात, तो इतनी बातें ध्यान रखनी है कि लैंडस्लाइड जैसी घटना अथवा भूस्खलन जैसी घटना कहां पर घटित होगी। तो पहली बात है कि पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए, ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए, ये पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए। दूसरी बात है असंगठित अवसाद हो, असंगठित अवसादों की मात्रा हो, चट्टानी संरचना ऐसी हो, अवसाद ऐसे हो जो असंगठित हो, और ये असंगठित अवसाद लूज सेडिमेंट क्या हो जाएं, जल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण नीचे की ओर विस्थापित हो जाएं, स्थापित हो जाएं। यही प्रक्रिया कहलाती है लैंडस्लाइड की प्रक्रिया। ठीक है, भूस्खलन की प्रक्रिया। मेंस की क्लास में इसको और डिटेल में डेवलप करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये बहिर्जनित भूसंचलन का टॉपिक था, और बहिर्जनित भूसंचलन में हमने देखा कि बहिर्जनित भूसंचलन का जो संबंध है वो है किससे, तो है अनाच्छादन की प्रक्रिया के साथ। और अनाच्छादन की प्रक्रिया क्या है, तो आप कह सकते हैं अनाच्छादन की प्रक्रिया एक प्रकार का संयुक्त प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत
अपक्षयण, अपरदन और बृहत्क्षरण जैसी घटनाएं घटित होती हैं। फिर अपक्षयण, अपरदन और बृहत्क्षरण को तीनों को ही हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के बारे में। जैसे हमने सबसे पहले ही दिन में पूरे टॉपिक को बांट लिया था। तो पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के बारे में एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें सेकेंड टॉपिक डिस्कस करना है, थर्ड टॉपिक, कुल मिलाकर के हमारा थर्ड टॉपिक है। अब ये है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो आते हैं हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। चलिए, तो हेडिंग लगाइएगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, यहां पर एक बात जो हमें समझनी है वो है सबसे पहले कि प्लेट क्या है, प्लेट किसे कहा जाता है। दूसरी बात जो समझनी होती है वो है प्लेट विवर्तनिकी और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। फिर है प्लेटों की संख्या एवं वितरण, प्लेटों की संख्या एवं वितरण। और फिर होता है प्लेट संचलन। ये टॉपिक बेसिकली पूरा का पूरा टॉपिक ही मैं कहूं, ये पॉइंट पूरा का पूरा पॉइंट ही है मेंस का। यहां पर हम केवल सीमांत तक की चर्चा करेंगे और सीमांत यानी प्लेट बाउंड्री तक की चर्चा करेंगे और प्लेट बाउंड्री किस किस का किस किस से संबंध है यहां तक चर्चा करके हम छोड़ देंगे। उसके बाद उन सीमांतों पर जो भूभौतिकी घटनाएं घटित होती हैं, इंडिविजुअल सीमांत पे, इंडिविजुअल बाउंड्री पे जिस भी प्रकार की भूभौतिकी घटना या कोई भी भू आकृतिक घटना घटित होती है उसे हम पढ़ेंगे मेंस की क्लास में। जैसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का निर्माण, तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के क्षेत्र तक हम बात करेंगे यहां पर, लेकिन निर्माण प्रक्रिया मेंस का पार्ट है। हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया, तो संबंध किससे है हिमालय पर्वत का, उस तक हम पढ़ेंगे, लेकिन निर्माण प्रक्रिया मेंस की क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए हम टॉपिक को यहां पर रोकेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। फिलहाल सबसे पहले प्लेट क्या है इस बात को, और फिर प्लेट विवर्तनिकी क्या है, इन बातों को सभी बातों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, आप लोग को अच्छे से अब बातें पता हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग क्या कह रहे थे, तो पृथ्वी के ऊपरी परत को हमने कहा था बाह्य परत को क्रस्ट, मध्यवर्ती परत को हमने मेंटल कहा था और आंतरिक परत को हमने कोर कहा था। तो पृथ्वी की जो ये आंतरिक संरचना है इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में वर्गीकृत किया हुआ था। तो देखिए, क्रस्ट, क्रस्ट कैसा है, तो आप जानते हैं क्रस्ट है एक प्रकार की ठोस संरचना। क्रस्ट कैसा है, तो क्रस्ट है एक प्रकार की ठोस संरचना है। ठीक है, तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत, मेंटल कैसा है, तो आप जानते हैं मेंटल भी ठोस संरचना है।
तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, अपर मोस्ट मेंटल, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से मिल करके जो ठोस संरचना बनती है, इससे निर्मित जो क्या है, ठोस संरचना है। इस ठोस संरचना को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है स्थल मंडल। अब ध्यान पूर्वक सारी बातें पुनः रिवाइज होंगी, पुरानी। तो ध्यान रहे, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित ठोस संरचना कहलाती है स्थल मंडल। स्थल मंडल बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में है। स्थल मंडल कैसा है? तो स्थल मंडल है बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, और स्थल मंडल के इन बड़े टुकड़ों अथवा बृहद खंडों को ही क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है प्लेट। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्थल मंडल का जो बृहद खंड है, क्या है? स्थल मंडल का जो बृहद खंड है, इस स्थल मंडल के बृहद खंड को ही कहते हैं क्या? प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल का बृहद खंड कहलाता है प्लेट। तो हम कह रहे हैं स्थल मंडल बाह्य संरचना है, जो कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी संरचना से मिलकर के बना है, और इसके बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये टूटा हुआ है, बड़े बड़े जो इसके टुकड़े हैं, यही बड़े बड़े टुकड़े कहलाते हैं प्लेट। ठीक है, तो देखिए दूसरी तरफ देखते हैं विवर्तनिकी। विवर्तनिकी के बारे में बात करते हैं। टेक्टोनिक, यही दो शब्द है ना, एक शब्द है प्लेट और दूसरा है विवर्तनिकी, टेक्टोनिक। आप जानते हैं कि टेक्टोनिक क्या है? एक प्रकार का संचलन है। ये क्या है? ये एक प्रकार का भू संचलन है ना, तो ये है एक प्रकार का भू संचलन, एक प्रकार का अर्थ मूवमेंट है। और कैसा भू संचलन है? ये अंतर्जात, अंतर्जात भू संचलन है। और कैसा है? तो आप जानते हैं कि मंद गति का है, मंद गति का अंतर्जात भू संचलन है ना, तो ये कैसा है? ये है मंद गति का। और इसके कारण क्या हो रहा था? सतह पर स्थल स्वरूपों का विकास, यही बात थी ना विवर्तनिकी के बारे में। तो हम कह सकते हैं प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपों के विकास का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। और सिद्धांत जब लगता है जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तो प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों का अध्ययन, स्वरूपों के अध्ययन का संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से है। तो तीन बातें समझ ली हमने, प्लेट समझ लिया हमने, प्लेट विवर्तनिकी समझ लिया हमने, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में भी हमने समझ लिया। ठीक, अब और बातें समझते हैं आगे थोड़ा सा। पृथ्वी के जो सबसे बाहर की संरचना है, यही तो है प्लेट।
और ये है भाग किसका, तो ये भाग है, हम कह सकते हैं स्थल मंडल के ही बड़े जो टुकड़े हैं, इन बड़े स्थल मंडल के बड़े टुकड़ों को ही हम क्या कह रहे हैं, प्लेट कह रहे हैं। इस भूभाग को, इस संपूर्ण क्षेत्र को कहा जाता है स्थल मंडल। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र सम्मिलित रूप से कहलाता है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर स्थल मंडल कहलाता है अथवा लिथोस्फीयर कहलाता है। इस स्थल मंडल के ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग क्या हुआ, स्थल मंडल का भाग हुआ, लिथोस्फीयर हुआ। ये जो स्थल मंडल है, इसी स्थल मंडल के जो ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, जैसे कि एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ, दूसरा टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा ये है, एक ये टुकड़ा है। ये जो अलग अलग टुकड़े हैं, स्थल मंडल के जो ये अलग अलग खंड हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, यही कहलाते हैं प्लेट। क्या कहलाते हैं, प्लेट कहलाते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल का जो बृहद खंड बड़े टुकड़े हैं, यही बृहद खंड बड़े टुकड़े ही कहलाते हैं प्लेट। स्थल मंडल के अंदर की संरचना जो है, स्थल मंडल के अंदर की जो संरचना है, इस अंदर की संरचना को कहा जाता है दुर्बल मंडल। तो ये क्या है, ये कहलाता है दुर्बल मंडल। इसे हम कहते हैं दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फेयर। तो स्थल मंडल के अंदर की जो संरचना है, स्थल मंडल के इस अंदर की संरचना को कहते हैं दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल के अंदर की जो संरचना है, इसे कहा जाता है मीसोस्फेयर अथवा मध्य मंडल। तो इसके अंदर की जो संरचना है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाता है मध्य मंडल, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर कहलाती है। और इस मध्य मंडल के अंदर की जो संरचना है, ये संरचना कहलाती है क्या, सेंट्रोस्फीयर अथवा केंद्र मंडल। तो इसे कहा जाता है केंद्र मंडल, सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, सबसे बाह्य संरचना स्थल मंडल, बाह्य संरचना में भी, बाह्य संरचना के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, हमें अब बात तो इसी की करनी है, ये बड़े बड़े टुकड़े ही कहलाते हैं क्या, प्लेट। और इसके नीचे की जो संरचना है, जिस पर ये क्या है, इनका संचलन हो रहा है, इसके नीचे जो संरचना पाई जा रही है, ये भी ठोस अवस्था में है, और ये कहलाती है क्या, एस्थेनोस्फीयर अथवा दुर्बलता मंडल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बातों को और समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा बातों को। इस कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ जगह पर कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन में आप लोग मत आइएगा, कम से कम मेरे स्टूडेंट कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थितियां बनती हैं, और खास करके जो कुछ किताबें हैं उनमें भी है कंफ्यूजन की स्थिति। ठीक है, ये सर मान लिया हमने कि ये महासागरीय भाग है,
ये महासागरीय भाग है। ठीक, देखिए इस क्षेत्र को कहते हैं क्या, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अथवा महाद्वीपीय क्रस्ट। ठीक है, ये है इसका महासागरीय क्रस्ट है ये। और ये भी है तो है महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट है। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में आने लगे कि यहाँ छेद है तो पानी भर जाए अंदर, तो ऐसा मत सोचिएगा, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी अभी। ठीक है, तो देखिए ये महाद्वीपीय क्रस्ट है, ये महासागरीय क्रस्ट है। ठीक, अब मैं आपसे ये कहूं कि ये संपूर्ण संरचना, ये पूरी की पूरी संरचना एक प्लेट है। क्या है? एक प्लेट है। तो अगर ये पूरी संरचना एक प्लेट हुई तो हो ना हो, इसके अंदर की जो संरचना होगी ये क्या होगी, यहां पर होगा एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर होगा, दुर्बलता मंडल होगा, यहां पर दुर्बलता मंडल होगा, एस्थेनोस्फीयर होगा, दुर्बलता मंडल होगा। तो देखिए कुल मिलाकर के बात क्या है, इतनी सी बात है कि जो प्लेट है, इस प्लेट का निर्माण महाद्वीपीय क्रस्ट अथवा महासागरीय क्रस्ट अथवा महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट किसी से भी हो सकता है। प्लेट हो सकता है कि सिर्फ महाद्वीप की क्रस्ट से बनी हुई हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही प्लेट में महाद्वीप स्थित हो और महासागर भी स्थित हो, महासागरीय क्रस्ट भी स्थित हो, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट स्थित हो। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लेट में क्या हो, प्लेट का क्रस्ट ही पूरा का पूरा महासागर के क्रस्ट से बना हुआ हो, पूरी की पूरी प्लेट ही महासागरीय क्रस्ट से बनी हुई हो। तो आप दिमाग में इस बात का इमेज नहीं बनानी है कि महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट, ऐसा इमेज नहीं बनाना, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। इमेज बनानी है प्लेट है और प्लेट का क्रस्ट महाद्वीप से भी बना हो सकता है, महासागर के क्रस्ट का भी बना हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि महाद्वीप अथवा महासागर के क्रस्ट का बना हुआ हो, दोनों ही क्रस्टों से निर्मित हो। ठीक है, इस इमेज को बनाना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये प्लेट हुई ठोस संरचना, ये ठोस संरचना है ना, और इसके नीचे का जो क्षेत्र है एस्थेनोस्फीयर, जिसे मैं कह रहा हूं दुर्बलता मंडल, ये दुर्बलता मंडल कैसा है, दुर्बलता मंडल भी तो ठोस संरचना है। तो एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल भी एक प्रकार का ठोस संरचना हुई। तो बताइए ठोस संरचना के ऊपर तैर कैसे सकती है, तैरेगी नहीं ना, बल्कि क्या होगा, ठोस संरचना के ऊपर स्लाइड करेगी। इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है संचलन। तो स्लाइड करती है, मूवमेंट करती है अथवा संचलन होता है। तो अगर इस प्रकार से पढ़ने को मिले कि प्लेटों का संचलन, प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हैं, तो कॉन्सेप्ट को काट देना है। क्या ध्यान रखना है, प्लेटों का संचलन दुर्बलता मंडल के ऊपर होता है, यानी कि प्लेट स्लाइड कर रही है दुर्बलता मंडल के ऊपर, क्योंकि दुर्बलता मंडल तरल नहीं है, दुर्बलता मंडल भी ठोस है, दोनों ही ठोस हैं, परतें हैं, और एक दूसरे के ऊपर सरक रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, तो इसके नीचे की जो संरचना हुई ठोस संरचना, ये ठोस संरचना है दुर्बलता मंडल। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में प्लेटों की संख्या की बात करेंगे और बेस बनाएंगे अमेरिकन अर्थ साइंस को। अमेरिकन अर्थ साइंस ने जो संख्या निर्धारित की है उसी संख्या को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद संचलन से संबंधित बातें करेंगे। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन की स्थिति रहे तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं श्रेष्ठ पीसीएस के ऑफिस में, वहाँ पर भी मैं मिल सकता हूँ, या शिवम सर के उसमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह के कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कोई भी समस्या होगी उस समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ठीक है,
धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।